Hello, dear students. Myself, Dr. Avi Parihar, Assistant Professor in Botany, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सिलेजिनेला, जिसका कि सामान्य नाम लिटिल क्लब माउस या स्पाइक माउस है, के अंतिम भाग में पार्ट 6 में फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद व फर्टिलाइजेशन व सिलेजिनेला के जीवन चक्र का आरेखीय निरूपण, किस प्रकार से लाइफ साइकिल उसने कंप्लीट की है और क्या क्या हमने पढ़ा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वह थोड़ा सा बीज स्वभाव के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जिस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का विकास लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं के उनके बाहर निकलने से पूर्व ही आरंभ हो जाता है, उसी प्रकार गुरु बीजाणु भी गुरु बीजाणुधानी में स्थित होते हैं और वहीं स्थित रहते हुए ही, यानी कि गुरु बीजाणुधानी से बाहर आने से पूर्व ही उनका डेवलपमेंट या विकास प्रारंभ हो जाता है। गुरु बीजाणु का आमाप लघु बीजाणुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। इनका व्यास 0.015 mm से 0.15 mm से 0.5 mm तक होता है। गुरु बीजाणुधानी में इनकी संख्या बहुत कम होती है। हमने देखा क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है तो इनकी संख्या कम होगी, जबकि लघु बीजाणुओं का आकार छोटा होता है, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा होती है। और अधिकांश जातियों में गुरु बीजाणु की भित्ति निम्न 3 परतों की बनी होती है। हमने नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन का जब हमने अध्ययन किया था तब हमने गुरु बीजाणुओं का डायग्राम भी देखा था कि किस प्रकार एक गुरु बीजाणु 3 परतों से एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर व एंडोस्पोर से मिलके बना होता है। अब हम देखेंगे इस गुरु बीजाणु जब वो एक्टिव होता है, गुरु बीजाणु जब विभाजन करना स्टार्ट करता है तब वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। और ये प्रश्न भी बड़े प्रश्न के रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। तो लघु बीजाणु जिस प्रकार से लघु बीजाणुधानी के अंदर ही उनका विभाजन स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु बीजाणुओं का विकास भी गुरु बीजाणुधानी के भीतर प्रारंभ हो जाता है। वह इनका विमोचन भी बीजाणुधानी से विकास की अलग अलग अवस्थाओं में होता है। जबकि नर युग्मकोद्भिद में हमने देखा था कि वो 13 कोशी की अवस्था में बीजाणुधानी से बाहर निकलते हैं। स्त्री युग्मकोद्भिद में विकसित होने से पूर्व गुरु बीजाणु में जो कोशिका द्रव्य होता है वो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। गुरु बीजाणु के अंदर क्या हो जाएगा, भी साइटोप्लाज्म की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। वह साइटोप्लाज्म जो है वो स्पोर वॉल बीजाणु भित्ति के साथ एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। अब जब गुरु बीजाणु की भित्ति हमें पता है कि 3 परतों में विभाजित होती है, एक्सो, मेसो और एंडोस्पोर। तो बीजाणु के जब आमाप में वृद्धि होती है, बीजाणु जब साइज में वृद्धि करता है, फूलता है, गोल होता है, उस समय एक्सोस्पोर की जो वृद्धि होती है, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है उसकी जो वृद्धि होती है वो मेसोस्पोर की तुलना में अधिक तेजी से हो जाती है। तो मेसोस्पोर तो कम वृद्धि करता है और एक्सोस्पोर अधिक वृद्धि करेगा, तो दोनों परतों के बीच में जगह आ जाती है, गैप बन जाता है, जिसके फलस्वरूप एक्सो व मेसोस्पोर के बीच गैप बढ़ जाता है। और इस अवस्था में एक्सोस्पोर व मेसोस्पोर के साथ केवल एक बिंदु पर चिपकी रहती हैं। आप देखें, चित्र दिखाता हूं मैं आपको, ये देखें, ये देखो एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर व एंडोस्पोर, ये फर्स्ट डायग्राम ए। ये एक्सोस्पोर जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, फिर मेसो है, फिर एंडोस्पोर है। हमने कहा कि जब ये गोल हो जाता है फूल के, और जब इनमें जो है वो साइटोप्लाज्म है वो थिन हो जाता है, पतली परत के रूप में बीजाणु भित्ति से चिपका रहता है और उसके बीच में एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। अब जब एक्सोस्पोर वृद्धि करता है तो एक्सोस्पोर तो वृद्धि तेजी से कर लेता है, जबकि मेसोस्पोर इतनी तेजी से वृद्धि नहीं कर पाता है। तो एक्सोस्पोर है और ये मेसोस्पोर है, दोनों के बीच में गैप आ जाता है, अंतराल आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस गैप और अंतराल की बात कर रहे हैं। आगे देखें, इस अवस्था में एक्सोस्पोर और मेसोस्पोर के साथ, यानी कि जब वो गैप आ गया ना, तब
जो एक्सोस्पोर मेसोस्पोर दोनों आपस में गैप आ गया, लेकिन ये एक्सोस्पोर और मेसोस्पोर से केवल एक बिंदु पर ऊपर की तरफ शीर्ष भाग पर चिपकी आपको दिखाई दे रही थी। अभी चित्र में हमने देखा था। गुरु बीजाणु के अगुणित अब क्या होगा कि जो मेगास्पोर है उसका एक केंद्रक होता है, अगुणित केंद्रक, उसमें अनेक पुनरावृत्त विभाजन होंगे, परंतु इस अवस्था में केंद्रक विभाजन के बाद भित्ति निर्माण नहीं होता है। यानी पुनरावृत्त विभाजन तो हो गए, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ। यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होने से भित्ति निर्माण नहीं होता है, के फलस्वरूप गुरु बीजाणु का जीव द्रव्य बहुकेंद्रकीय हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। सभी केंद्रक कोशिका द्रव्य की पतली परिधीय परत में एम्बेडेड रहते हैं, बीच में तो वैक्यूल बड़ी होती है, तो ये बाहर की तरफ एम्बेडेड रहते हैं, तथा बीजाणु की में केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे बीजाणु के जीव द्रव्य में वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि अब जो सारा साइटोप्लाज्म है, इतना सारा न्यूक्लियस है, तो उन सबके साइटोप्लाज्म में वृद्धि होने लगेगी, जीव द्रव्य में वृद्धि होने लगेगी, जिसके कारण मेसोस्पोर पर दाब बढ़ेगा। अब मेसोस्पोर क्योंकि वो छोटा रह गया था, एक्सोस्पोर बाहर चला गया था, तो मेसोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस ज्यादा हो गए हैं, जीव द्रव्य ज्यादा हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से वो जो मेसोस्पोर है वो भी बाहर की तरफ बढ़ने लगेगा, और अंततः मेसोस्पोर और एंडोस्पोर संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन अब जीव द्रव्य में निरंतर वृद्धि से बीजाणु के केंद्र में स्थित रिक्तिका का आकार छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, और सभी पूरे के अंदर, उस पूरी जगह के अंदर क्या हो जाएंगे भाई, केंद्रक है वो अरेंज हो जाएंगे। स्त्री युग्मकोद्भिद में जीव द्रव्य की वृद्धि के साथ साथ इसके शीर्षस्थ क्षेत्र में संतति केंद्रकों के बीच भित्ति निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हमने अभी देखा कि मल्टीन्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है और भित्ति निर्माण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे जीव द्रव्य की वृद्धि होती है फीमेल गेमेटोफाइट में, अब जो इसका जो एपिकल रीजन है, उस रीजन में जो जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, संतति केंद्रक हैं, उनमें धीरे धीरे भित्ति निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब ये निर्माण ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ऊपर से 2-3 स्तरीय जो कोशिकीय उत्तक होता है, यानी अब वो सेलुलर चीज बन गई, सेल्स बन गई है भित्ति बनने के बाद में, तो ऊपर वाला 2-3 लेयर जो कोशिकीय उत्तक की होती है, सेलुलर टिश्यू की होती है, वो बन जाती हैं। और यह उत्तक यानी कि जो सेलुलर उत्तक है, यानी ऊपर जो जिसमें भित्ति का निर्माण हो गया है, और नीचे क्या है, भित्ति का निर्माण नहीं हुआ है अब तक केंद्रकों में, तो ये जो उत्तक है आपका ऊपर वाला सेलुलर टिश्यू, वो युग्मकोद्भिद के शेष बहुकेंद्रकीय जीव द्रव्य से एक डायफ्राम द्वारा अलग रहता है, और इस अवस्था में बीजाणु भित्ति त्रिअरी कटक से फट जाती है और स्त्री युग्मकोद्भिद का कोशिकीय भाग एक्सपोज्ड हो जाता है, अनावृत हो जाता है। अब देखिए इस प्रकार से गैप था, अब मल्टी न्यूक्लिएट स्टेट आई ना, देखो यहाँ से ये एक केंद्रक था, इसने खूब सारे विभाजन करके ये केंद्रक बना लिया। ऊपर की तरफ वो केंद्रक जो है, अब वैक्यूल खत्म हो गई, केंद्रक पूरे साइटो उसमें ल्यूमेन में केंद्रक आ गए। ऊपर की तरफ 2 से 3 लेयर की जो थी कोशिका न्यूक्लियस, उसमें केंद्र सेल वॉल बनने से वो सेलुलर कुशन बन गया। अब वो जो सेलुलर कुशन है नीचे बहुकेंद्र की अवस्था से एक डायफ्राम के द्वारा अलग रहता है। ये प्रश्न बार बार आता है भाई, एक सेलुलर कुशन का आता है फीमेल गेमेटोफाइट में 1 नंबर का प्रश्न, और एक डायफ्राम के बारे में पूछा गया है 1 नंबर का प्रश्न। अब यहाँ से ट्राई रेडिएट रिज होती है, कटक होती है, वहां से ये जो है वो फट जाती है ऊपर से, देखो यहाँ से और यहाँ से, और ये जो टिश्यू है आपका सेलुलर कुशन, ये एक्सपोज्ड हो जाता है, और इस कुशन की हर एक कोशिका आर्किगोनिया को बना सकती है। तो इस प्रकार से आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। ये फीमेल गेमेटोफाइट है। अभी डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया हम अभी पढ़ेंगे। स्त्रीधानियों आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी का विकास किस प्रकार से होता है। हमने देखा कि किस प्रकार से सेलुलर कुशन बनता है, वो डायफ्राम से किस प्रकार से मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्रकीय फीमेल गेमेटोफाइट से अलग रहता है किस प्रकार। अब जो ऊपर की तरफ की जो एक्सपोज्ड सेलुलर कुशन है, उसकी जो सारी सेल्स होती हैं वो स्त्रीधानियां बनाने में, स्त्रीधानियां या आर्किगोनिया बनाने में की क्षमता होती है उनमें। और हमें पता है कि हर एक कोशिका बना सकती है, तो किसी भी कोशिका से आर्किगोनिया का निर्माण हो सकता है। तो जिस कोशिका से आर्किगोनिया का निर्माण होगा उसको हम आर्किगोनियल इनिशियल बोलते हैं। देखिए आप, बीजाणुधानी स्त्रीधानी प्रारंभिक में परिणतिक विभाजन हुआ, बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल, अंदर की तरफ सेंट्रल सेल बनती है। प्राइमरी कवर सेल के अंदर 4 ग्रीवा प्रारंभिक बनेंगे, और चारों ग्रीवा प्रारंभिक 8 कोशिकीय ग्रीवा का निर्माण करते हैं, जो 4-4 कोशिकाओं के 2 टीयर में अरेंज रहती हैं। अब जो भीतरी केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल हैं, वो भी विभाजित होती हैं और 2 सेल बनाती हैं, प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिका यानी कि प्राइमरी नेकेनाल सेल, और एक प्राइमरी वेंट्रल सेल, प्राथमिक अंडा कोशिका। प्राइमरी ग्रीवानाल कोशिका जो होती है वो आगे विभाजित नहीं होगी, और ये एनसीसी नेक कैनाल सेल के रूप में कार्य करती है। जबकि प्राथमिक अंडा कोशिका विभाजित होती हैं, और एक अंडानाल कोशिका यानी कि वेंट्रल कैनाल सेल,
और एक अंडकोशिका बनाती है। ये जो डेवलपमेंट है मोर और लेस सिमिलर है लाइकोपोडियम की आर्किगोनिया की तरह। तो आपको ज़्यादा अच्छे से सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो लाइकोपोडियम का जब आप याद करेंगे या साइटोटम का याद करेंगे तो आपको ये वाला भी इजीली याद हो जाएगा। यानी कि एक आप याद करेंगे तो सारे के सारे चैप्टर्स की आर्किगोनिया का डेवलपमेंट आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक मैच्योर स्त्रीधानी के अंदर 4 से 8 ग्रीवा कोशिकाएं, यानी कि 8 ग्रीवा कोशिकाओं की नेक होती हैं। उसके अंदर एक नेकेनाल सेल, एक वेंट्रिकनाल सेल और एक अंड कोशिका या एग सेल होती है। तो इस प्रकार से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। देखो ये आर्किगोनियल इनिशियल है। इस आर्किगोनियल इनिशियल के अंदर एक परिणतिक विभाजन होने से बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल और भीतर की तरफ सेंट्रल सेल बन गई। अब प्राइमरी कवर सेल में नेक इनिशियल्स बनते हैं जो कि नेक का निर्माण करते हैं, ग्रीवा का निर्माण करते हैं, ग्रीवा कोशिकाओं का। और जो सेंट्रल सेल या बड़ी सेल होती हैं वो प्राइमरी नेकेनाल सेल और एक वेंट्रिकनाल, प्राइमरी नेकेनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती हैं। जो नेकेनाल सेल है प्राइमरी नेकेनाल सेल और नेकेनाल सेल के रूप में कार्य करती है और प्राइमरी वेंट्रल सेल डिवाइड होकर वेंट्रिकनाल सेल और एक सेल बनाती है। इस प्रकार से एक मैच्योर आर्किगोनिया का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले ये नेक सेल्स और ये वेंट्रिकनाल सेल और नेकेनाल सेल विकसित हो जाएंगी। इस प्रकार से ये पूरा एक मार्ग प्रशस्त करती है, रास्ता बनाती हैं पुंमनुओं के आने का। हमने देखा था सिलेजेंडला में स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन निषेचन का विषय होता है। हमें पता है कि अंड तथा पुंमनु के संयोजन से एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा और सिलेजेंडला की कुछ जातियां जैसे रुपेस्ट्रिस, सिलेजेंडला एपोडा ये बीज स्वभाव प्रदर्शित करती हैं। ये वर्ड बार बार आएगा और ये इंपॉर्टेंट टर्म भी है, सीड हैबिट या बीज स्वभाव। ये है क्या बीज स्वभाव, अब हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें प्रत्येक बीजाणुधानी, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिलेजेंडला की, कि प्रत्येक गुरु बीजाणुधानी में केवल एक गुरु बीजाणु होता है। और शंकु में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोरेंजिया के अंदर की एक ही शंकु में ऊपर की तरफ लघु बीजाणुधानियां थी और नीचे की तरफ वाली जो बीजाणुधानी थी वो गुरु बीजाणुधानी थी। तो शंकु में ऊपर की ओर स्थित लघु बीजाणुधानियों के फटने पर आंशिक रूप से विकसित कुछ नर युग्मकोद्भिद आंशिक रूप से खुली हुई गुरु बीजाणुधानियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी कि वो 13 सेल स्टेज के अंदर जो लघु बीजाणुधानी से जो नर युग्मकोद्भिद निकले थे, गिर रहे थे, वो कुछ तो मिट्टी में गिर जाएंगे और कुछ आंशिक रूप से खुली हुई गुरु बीजाणुधानी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि स्ट्रोबलिस का स्ट्रोबलिस के अंदर ही रहेंगे, जमीन पे नहीं आएंगे। अब दोनों प्रकार के जो स्त्री तथा नर युग्मकोद्भिद हैं वो एक ही गुरु बीजाणुधानी के अंदर स्थित हैं। अब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जब दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो अंड तथा पुंमनु के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाएगा और इनमें भ्रूण का विकास भी गुरु बीजाणुधानी के भीतर ही होता है। अब देखें क्या हो रहा है, जैसा कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में होता है। एक फ्लावर के अंदर या शंकु, हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं कि एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और वहां पर उसी फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है उसके अंदर सीड बनेगा और सीड से फली हुई या फ्रूट बनेगा, फ्रूट में सीड्स होंगे। तो वो सीड जो है नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जमीन के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, सीधा सब कुछ उसी प्लांट के फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव बॉडी जो होती है उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होके सीड बनता है। कुछ कुछ उसी प्रकार की संरचनाएं, कुछ कुछ उसी प्रकार की व्यवस्था आपको सिलेजेंडला की कुछ जातियां जैसे कि रुपेस्ट्रिस और एपोडा में देखने को मिलती हैं कि इनमें भी वही हो रहा है। देखो, आंशिक रूप से खुली हुई गुरु बीजाणुधानी में ऊपर की ओर स्थित लघु बीजाणुधानी के नर युग्मकोद्भिद प्रवेश कर जाएंगे और उसको वहीं फर्टिलाइज करेंगे। ये हमने अभी देखा। अब नए बीजाणुद्भिद जो बन रहे हैं वहां फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया और जाइगोट जो होता है बीजाणुद्भिद को बनाएगा। तो नए जो बीजाणुद्भिद बन रहे हैं, नए बीजाणुद्भिद की जड़ व प्राथमिक प्ररोह का विकास होने पर ये बीजाणुधानी से नीचे गिर जाएंगे। ये जड़ जब उनमें तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो के अंदर जब एक रूट और एक शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब ये बीजाणुधानी से नीचे, गुरु बीजाणुधानी से नीचे गिरेंगे। और बीज स्वभाव की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि गुरु बीजाणु जब यंग स्पोरोफिटिक स्टेज में भूमि पर गिरते हैं तो इन्हें बीज के सभी स्वाभाविक लक्षण होते हैं और जैसे ही वो रूट की तरफ से जमीन में गिरेगा तो रूट को जमीन में गाड़ देगा, स्थिर हो जाएगा और एक नए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ये एक विविपेरी सजीव प्रजनक का एक उदाहरण है, विविपेरी का एक एग्जाम्पल भी इसको बोल सकते हैं। ये आरेखीय निरूपण है सिलेजेंडला के लाइफ साइकिल का। हमें पता है सिलेजेंडला एक स्पोरोफाइटिक बॉडी है,
ये द्विगुणित होता है। इसके ऊपर जो शंकु लगता है उस पर मेगास्पोरोफिल यानी कि पूर्व बीजाणुपर्ण और माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि लघु बीजाणुपर्ण दोनों लगी रहती हैं। इन दोनों पर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम लगती है। मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों मदर जो बने होने से इसमें मेगास्पोर बनेंगे और इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर आगे डेवलप होता है और फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गेमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गेमेटोफाइट पर आर्किगोनिया लगेंगी, मेल गेमेटोफाइट पर एंथ्रोजोइडल सेल लगेंगे और जो एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करेगी और आर्किगोनिया में एग सेल बनेंगे। दोनों फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से यंग स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट वापस एक मैच्योर स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेगा। बहुत ही सिंपल सा आरेखीय जीवन चक्र है सिलेजेंडला का। और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होने से, क्योंकि बर्ड्स, डोरमेंट बर्ड्स, बल्बिल्स, ट्यूब बर्ड्स और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, के द्वारा भी सिलेजेंडला का निर्माण, स्पोरोफाइट का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर सिलेजेंडला आज समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।